सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ आमना खटाना। नाजरीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि SIFC और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि एक हाई पावर डेलीगेशन सऊदी अरब से पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है और सरमायाकारी से मुतालिक जनाब अच्छी खबरें हमें मिलने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि 50 रुकनी ये जो डेलीगेशन है इसकी जो सरबराही है वो वहाँ के डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर वो कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद होगा। मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें सरमायाकारी से मुतालिक जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा, उनका जायज़ा लिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो मौजूद हैं। अब इससे पहले हमने देखा कि काफ़ी इससे पहले पेशरफ जो हुई थी, पहले वज़ीर आज़म का पिछले महीने यानी गुज़श्ता महीने की बात की जाए अप्रैल के आगाज़ में उन्होंने एक वहाँ पर उनकी सऊदी अरब में जो सऊदी वली अहद हैं उनसे बड़ी अहम मुलाकात इस सिलसिले में हुई। उसके बाद एक सऊदी डेलीगेशन वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में यहाँ पर पहुँचा था, वो भी बड़ी खुशाइंद मुलाकात। और उसके बाद अब ये पेशरफ्त होने जा रही है कि आज ये डेलीगेशन तशरीफ़ ला रहा है और अहम जो हम बात जिस तरह से कर रहे हैं शख्सियात इसमें शामिल हैं जिनमें सऊदी तजारती वफ़द और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, इन जो कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले या इन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात यहाँ पर पहुँचेंगी और मुख्तलिफ मुलाकातें होंगी और उसमें पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अब जनाब किस तरह से इसको हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल मुआशी लिहाज से देख रहे हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये कितना अहम दौरा होगा और ये जो सरमायाकारी है इससे किस तरह से इस्तेफादा किया जाएगा आगे चलकर, ये इसके क्या असरात हो सकते हैं लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म। जो फौरी तौर पर अगर हम रिलीफ की बात करें पाकिस्तानी अवाम को इससे क्या रिलीफ मिल सकता है। मुख्तलिफ सवालात हमारे सामने मौजूद हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आमिर ज़ियाद साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, नुमान अब्दुल मजीद साहब भी इकॉनमी पर बात करने के लिए हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ हम मुख्तलिफ लोगों के साथ इस हवाले से बात करने की कोशिश करते रहेंगे माहिर मईशत के हवाले से। और साथ ही साथ अभी हम आगाज़ करते हैं एहतशामुल हक साहब से। एहतशाम साहब, सबसे पहले ये जो क्लैरिटी हम देख रहे हैं हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी बारहा जब वो बात कर रहे हैं मीडिया से और ये कहा जा रहा है कि अब की बार इमदाद नहीं, ये सरमायाकारी या तरक्की के हवाले से हम सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं, तो सर ये कितनी अहम थी और दूसरी चीज़ ये कि इससे कितना एतमाद बढ़ा है हमारा, किस तरह से देख रहे हैं इस डेलीगेशन को और इस जो विज़िट है इसके हवाले से? देखिए, हमने हमेशा दो तरफ़ा ताल्लुकात की जब भी बात होती है हमें सऊदी और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। लेकिन सवाल यह है कि जितना बड़ा पोटेंशियल हमारा है, जितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो पहले कभी भी नहीं हुई। अब देखें सूरत हाल कितनी तेज़ी के साथ तब्दीली हुई है। जिस तरह भी आपने बताया कि ओवर द तकरीबन मेरा ख्याल है 7-8 महीने में इतने ज़्यादा बिजनेस डेलीगेशन और पॉलिटिकल लेवल पे, डिफेंस लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे डिस्कशन हुई हैं। उसके बाद से चीज़ें जो है ना वो क्लैरिटी के साथ सामने आ गए। अभी आप यहीं देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि इतने बड़े सीनियर एग्जेक्टिव लेवल पर लोग जो है ना सऊदी अरब से आ रहे हैं। और आमना मैं आपको बताऊं, ये सीनियर एग्जेक्टिव आम लोग नहीं है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कहाँ से पढ़े हुए लोग हैं। उनकी ब्यूरोक्रेसी भी तब्दील हो चुकी है। तो अब तो वाकई हर चीज़ जो है ना वो कहाँ से कहाँ चली गई है। अब दो चीज़ें हैं। देखिए, ये जो बिज़नेस डेलीगेशन आ रहा है जिसमें आप देख लें कि 31 लीडिंग कंपनीज हैं सऊदी अरब की और इंटरेक्शन होगा 140 पाकिस्तानी कंपनियों के साथ। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि कौन कौन से शोबे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये विज़िट जो है ना, एक तो होता है G2G कोऑपरेशन यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये है B2B बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन। सऊदी अरब के और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दरमियान जो है ना ये मामला तय होने हैं। और जो इनिशियली कहा जाता है कि SIFC ने जो बड़ा काम किया है, उनकी 3 कमेटियाँ थी, एपेक्स कमेटी थी और मैनेजमेंट कमेटी थी, ऑपरेशनल कमेटी। इन्होंने प्रपोजल जो है ना बड़ी हद तक फाइनलाइज किए हैं जिन पर अब फाइनली बात होगी। अब इस हवाले से आप देख लें जो पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है कि वो कहा जा रहा है कि लफ्ज़ कॉइन किया था जॉइंटली MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने और जनरल आसिम ने। वो ये था कि जी बिज़नेस मैच मेकिंग वो करनी है और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म SIFC का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म बुनियादों पे एक बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान हो सके। अब ये $5 बिलियन के हवाले से जो बातें हैं ये तो अब आप देख लें जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगी। इस हवाले से प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना वो बड़ी आप सामने आ चुकी हैं। अब इस हवाले से जो बात की जा रही है कि जी आगे चल के जो मामला तय होंगे वो तो होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पे हो गया मामला। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें भी चलेंगी, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया और एक सऊदी अरब की
कि शाही ख़ानदान के एक बहुत बड़े आदमी जो है ना, उनका नाम मैंने कहीं लिखा है, भूल गया हूँ मैं कहीं, वो जो उनको एक कहा गया MBS की तरफ से एक फ्रेमवर्क बना के देना है कि हमारे दरमियान ये तो बिज़नेस कोऑपरेशन है और फिर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना है उसमें जो बताया जा रहा है उसमें ऑयल रिफाइनरी है, उसमें आरामको और दूसरी बड़ी कमी आवार पावर, दोनों ही जो है ना वो सऊदी कंपनी है वो तैयार है। और सोलर पावर के लिए भी जो है ना वो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इसमें मवाद है। बादशाह डैम के लिए सऊदी अरब कह रहे हैं जी, मैं ये बादशाह डैम के लिए डेट सर्विसेज दी जाए, कैनवस खोल दिया और बहुत सारे आपने जो है ना हमें बता दी कि इन चीज़ों पे ताउन हो सकता है। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि आमना साहिबा ने कहा, ये रियाद में मुकीम है, कंसल्टेंट हैं, कराची इस वक्त आए हुए हैं। तो हमने कभी इनसे पूछे कि सऊदी अरब के हवाले से एक तो ज़रा सा वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की तरजीहात हैं, सरमायाकारी की तरजीहात हैं, नुमान साहब कुछ इस पर बताइएगा कि ये एक जदीद सऊदी अरब है, बदला हुआ सऊदी अरब है, तो इसकी क्या तरजीहात हो सकती हैं, क्या तरजीहात होंगी पाकिस्तान में, इसका किन चीज़ों पे आपको लग रहा है, किन सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा? जी नुमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सऊदी अरेबिया ने पिछले चंद सालों के अंदर सालाना 70 से 100 अरब डॉलर का अपना टारगेट रखा है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बुनियादी तौर पर सऊदीया की, जैसे कि आपने कहा, न्यू सऊदी अरेबिया की जो फ़िलासफ़ी है वो उन टेक्नोलॉजीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे बैक एंड पे उनका अपना फ़ायदा इस तरीके से हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुनिया में कोई इंडस्ट्री जाके ख़रीदते हैं तो उसका एक प्लांट जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर भी लगाया जा सके, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के अंदर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हो, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि पिछले सालों में सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम चूँकि बहुत बड़ा है तो दुनिया भर से जो है उनके पास इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं। तो सऊदीज़ आर बिकमिंग वेरी सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। यानी फॉर एग्जांपल ये बहुत ही खुशाइन बात है, बहुत सारा हमने मोमेंटम भी क्रिएट कर लिया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ताल्लुकात भी रहे हैं और यकीनन ताल्लुकात में ये जो गर्म जोशी है, ये जो स्पीड है, ये फ़र्स्ट टाइम आई है। लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया जो कि एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, उससे कुछ डील्स को मटीरियलाइज़ किया जा सके, कुछ चीज़ों को कंक्लूड किया जा सके। मैं जैसे कि आज मैं जदीद सऊदी अरेबिया से बात की, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा इस पर मज़ीद रोशनी ये डालूँ कि पहले सऊदी अरेबिया में जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी वो एक सऊदी इन्वेस्ट एंटिटी हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही जो कर लिया करती थी। अब सऊदी अरेबिया ने अपने दो बड़े इदारे कायम किए हैं इस हवाले से, एक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट फ़ंड। और इस इदारों के अंदर 20 सब्सिडरीज़ हैं, 20 कंपनियाँ हैं जो एक एक शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल है। कोई फूड देख रहा है, कोई टेक्नोलॉजी देख रहा है, कोई इंटरटेनमेंट देख रहा है, कोई स्पोर्ट्स देख रहा है। अब होता ये कि हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जब हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेके जाते हैं, जो उमूमी तौर पर हिस्टोरिकली रहा है, हम तो उनको एक बल्क में 20, 25, 30 प्रपोजल दे दिया करते हैं। लेकिन हर जो कंपनी है वहाँ की, उसकी इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी, उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग है और उनकी बड़े स्पेसिफिक और अपने स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज़ हैं जिसकी बेस पे वो उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आई होप कि हमारे यहाँ से भी इस चीज़ को रियलाइजेशन हुआ होगा और हमने जो उनको प्रपोजल दिए हैं वो जेनेरिक किस्म के नहीं होंगे, वो सोफिस्टिकेटेड प्रपोजल होंगे और इसका मखसूस होंगे, स्पेसिफिक भी होंगे। और आमिर साहब, उसका जो बेंचमार्क है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हाउ डू वी नो एज एन आउटसाइडर कि ये प्रपोजल जो थे वो कितने कस्टमाइज थे और कितने अच्छे थे, एंड वी कैन ओनली नो, हमें उससे पता चलेगा कि अगले 6 महीने या 8 महीने के अंदर कुछ एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंक्लूड होना शुरू हो जाए। देखिए, मैं एक और भी चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, SIFC की बड़ी तफसीली जो है प्रेस रिलीज़ आई थी जब लास्ट विजिट हुआ था और उसमें 2 चीज़ों में बात की गई थी कि एक वो प्रोजेक्ट हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग हैं, ग्रीन जिसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, यानी वो कंपनियाँ जो ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं उसके ख़रीदने की बात हुई थी, और दूसरी वो कंपनियाँ होती हैं जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल रिफाइनरी लगाई जाएगी। उमूमी तौर पर जो दुनिया भर में, और ये दुनिया भर में जो होता है, ये एक तरीक़ाकार है कि जब आप एग्जिस्टिंग एसेट्स को ख़रीदने जाते हैं तो तकरीबन उसका जो प्रोसेस होता है वो 6 महीने से 1 साल का होता है, और जब आप नया कोई इदारा नई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं जिसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है तो उसका दौरानिया 1 साल से 3 साल तक होता है। तो बेहतर तो यही है कि हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि हम अगले चंद महीनों के अंदर, दिलचस्प बात है, दिलचस्प, मैं आमना साहिबा की इजाज़त से अगर मैं खुद ही इसको कि जो आपने कहा ना कि लोग इस पर सवाल निशान उठाते कि जी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। FDI जब आ रहा होता है, एक तो बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहा है, अच्छा उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान की कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है उसमें इजाफा हो, तो वो FDI जो आता है उसमें से सिविल वर्क्स के लिए फ़र्ज़ करें कि 10-20% अगर किसी प्रोजेक्ट में है, बाकी मशीनरी की दरामद में आ जाता है, तो उसका एकदम हमारे उस पर रिजर्व्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो जैसे PIA की डील अगर हो जाती है तो उसका एकदम इम्पैक्ट आता है हमारी उसके ऊपर।
मतलब हमारे रिजर्व्स के ऊपर आएगा। तो ये देखना है कि जो मैं चाहूँगा कि इत्शाम साहब भी उसकी वजाहत करें। जो मेरी इत्तलात थी इत्शाम साहब, हमारे SIFC का जो मैंडेट है वो माइनिंग एंड मिनरल्स है, आपको पता है, एनर्जी सेक्टर है, लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, IT और डिफेंस प्रोडक्शन है। ये 6 बड़ी ब्रॉड जो हैं वो हैं सेक्टर्स हैं जिसमें फोकस किया जा रहा है। अच्छा, उसमें जो हमारी इत्तलात हैं अब तक, अब जाहिर है कि डेलीगेशन आ जाएगा, कल उसके मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी तक जो हमें ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है उसमें हमारी माइनिंग में बहुत ज़्यादा है सऊदीज़ का, कि वो जो देख रहे हैं कि जी पोस्ट ऑयल वर्ल्ड होगी उसमें, और कहते हैं ना कि ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, उसमें माइनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें रेकॉर्ड एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मतलब है सुना ये जा रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक राइप हो गई हैं। आप ज़रूर रोशनी डालिएगा, मैं दोनों अपने बाकी मेहमानों से कहूँगा। दूसरा जो है PIA के अंदर उनकी एक मतलब एक फोकस किस्म की अटेंशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। और इत्शाम साहब के पास ज़्यादा बड़ी खबर होगी कि डिफेंस प्रोडक्शन में भी किसी ना किसी हवाले से जो है एक उसकी बात बन रही है, ताउन की बात बन रही है। आमना सॉरी मैंने इंटरप्ट किया बगैर आपकी इजाज़त के, ओवर टू यू। जी नुमान साहब। देखें, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से जो आमिर ने बात की, चूंकि मैं रियाद बेस्ड हूँ, आई नो कि डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी एडवांस लेवल पे हमारी कोलैबोरेशन और कॉपरेशन चल रही है, जिसमें हमारी नेवल और आर्मी दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और आई थिंक ये इस बात से खुशाइन बात है कि बाज़ सर्टन एरियाज़ ऐसे हैं डिफेंस प्रोडक्शन के जिसके अंदर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, और हम सऊदीज़ का इंटरेस्ट उसमें इसलिए ज़्यादा है कि वो उसके अंदर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि कुछ उसकी पार्शली, आपको याद होगा जिस तरह हमने जब अपने JF-17 बनाए थे तो उसका जिस तरह मुआहदा हमने किया था कि उसकी जो पहला फेज़ था वो चाइना में बना था, सेकंड फेज़ जो था हमने पाकिस्तान में बनाया था। तो हुआ ये था कि हमारे इंजीनियर ड्यूरिंग दी प्रोसेस जो है वो ट्रेन हो गए थे। तो बिल्कुल उसी मॉडल के तहत सऊदीज़ भी काम कर रहे हैं। तो उसका फ़ेज़ 1 जो होगा वो सऊदीया पाकिस्तान दोनों में होगा, शायद ग़ालिबन पाकिस्तान में होगा, पार्ट 2 उसका सऊदीया में होगा। तो इससे ये होगा कि सऊदीया ने 2 इदारे हैं सऊदीया के, सामी एंड गामी। सऊदीया इज़ सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ है, गामी इज़ जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़। ये वो इदारे हैं जिनका मैंडेट है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट इनका मैंडेट दिया हुआ है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन की JVs करें। ये तो 100% कंफर्म बात है कि पाकिस्तान ने उस हवाले से वर्ल्ड काफ़ी टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी मिलिट्री प्रोडक्शन के अंदर, मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारे मैंडेट्स लिए हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है तो उसमें SIFC उन निकात पर भी हम बात करते हैं। मैं चाहूँगी ये जो बड़ा अहम नुक्ता आपने डिफेंस के हवाले से उठाया है, मैं एहतशाम साहब से, जिस तरह से आमिर साहब भी कह रहे हैं कि उनके पास खबर भी होगी इससे मुतालिक स्ट्रॉन्ग किस्म की। एहतशाम साहब, आप ओवर टू यू, किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को? अच्छा, वो पहले जो बात कर रहा था आमना, वो जो प्राइवेट बिजनेस की बात हो रही थी, उसमें जो 3 चीज़ें जो बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कही गई हैं कि जो हमेशा पाकिस्तान के बाहर से 2 लोग आते थे, मुश्किलात होती थी, वो रेड टेपिज़म है और 1 विंडो ऑपरेशन वो जो होती नहीं थी, उसके लिए कहा गया कि जी ये तो SIFC सारे प्रोजेक्ट देख लिया जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर भी बड़ा काम हो चुका है। लिहाजा वो कहते हैं कि सऊदीज़ इनिशियली अब खुश हैं बड़ी हद तक कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में हम काम करेंगे तो बिज़नेस है, पैसा भी कमाएंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो अभी बात एग्रीकल्चर की हुई ना, फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत परेशान है वो। देखें आमना 80% जो है ना वो अपना फल और फ्रूट बाहर से लेके आते हैं, उसकी वजह यह है कि 80-90% उनका इलाका बंजर है, वो मतलब खुश्क इलाका। अब ये जो डिफेंस की बात है, देखें आपको याद है 2015 में जब यमन की जंग हो रही थी, हमने फ़ौजें मांगी थी, तो नवाज शरीफ का ज़माना था तो हमारी फ़ौजें नहीं गई थी, पार्लियामेंट जो है ना वो उसने मना कर दिया था। देखिए अब सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। अभी इस वक्त आप देख लें दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा असला लेके आता है। पहला आजकल यूक्रेन है, दूसरा हिंदुस्तान है, तीसरा जो इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरब है। अब अमेरिका से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी तो हम नहीं दे सकते, असला दे सकते। अब कहाँ मसला ये है कि जो हमारा वो कॉपरेशन जिस तरह का चाह रहे हैं ना, बहुत सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो जिसको कोई ओवरसी भी बाहर से करना चाहे तो कर सकता है। तो इस हवाले से तो एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम सब कुछ देंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जी ये एक बाकायदा एक एग्रीमेंट आमना तैयार हो रहा है जिसमें ये तय किया जाएगा कि जी अब पाकिस्तान पे और सऊदी अरब पे जब भी कोई किसी तरफ से कोई ख़तरा हमला होगा तो दोनों मिल के उसका मुकाबला करेंगे। तो हिजाज़ मुक़द्दस और सऊदी अरब पूरे के लिए ना अब गॉन ऑन द डेज, अब इंशाल्लाह आप देखिएगा जो कुछ भी होगा ये दोनों साथ खड़े होंगे। अब मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका और चाइना, अमेरिका और सऊदी अरब का भी डिफेंस का पैक्ट हो गया। अब उसके बाद कहा जा रहा है इसराइल के साथ भी अमेरिका अपना सऊदी अरब का कोई कहीं ना कहीं यमन ये गज़ा की जंग बंद होती है तो शायद उनका भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान पे उनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। अब देख लें, अब कहा जा रहा है कि सब मैटर ऑफ टाइम के ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा, उनके थोड़े बहुत ताल्लुकात बेहतर हुए हैं लेकिन सऊदी अरब हमारी तरफ देख रहा है बहुत से हवालों से। नाउ आई लीव इट टू योर जजमेंट आमना कि वो कहाँ तक हमारा कॉपरेशन जाएगा, और देख लें इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलेगा। जी
बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, जिस तरह से हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, एक यहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है। जब आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हो तो आपको 3 फैक्टर्स जो कहा जाता है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात आ जाती है, उसमें सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात आ जाती है, उसमें आपकी कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनकी भी बात आ जाती है। ये फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है इस वक्त? हालात आप समझते हैं कि बिल्कुल साजगार हो चुके हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट की हम राह तक रहे हैं कि 10 अरब डॉलर से लेकर 15 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, यकीनी है ये? कितने ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमें? हमने साहब ये जो आपने सवाल किया, इसमें बल्कि जिस तरह से आपने सवाल फ्रेम किया उसमें जवाब भी है कि ये सारी चीज़ें यकीनन बहुत ही बड़ी शर्त होती है कि जब तक आपका माहौल अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना मकामी सरमायाकार आता है, ना जो फ़ौरन होता है बैरूनी सरमायाकार है वो आता है। लेकिन इसीलिए आप देखिए इसी तनाजुर में जो SIFC का किरदार आ जाता है कि उसका जो रोल है और उसकी जो रेलेवेंस है वो क्यों है। क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि इस मुल्क में इतनी ज़्यादा सियासी इंतशार रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, यहाँ पर हम लोगों में पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं होता है, फिर जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो सियासी फैसले जब करती हैं तो वो अमूमन कोताबीनी के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आने से घबराते हैं, कतराते हैं। और ये सूरत हाल आप देखिए खुसूसी तौर पे 2008 के बाद से जारी और सारी है। मैं आज आपको अगर दिलाऊँ, और नुमान साहब को भी याद होगा कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पीक पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी वो मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, उसमें हम लोगों ने 2 मरतबा 2007 में और 2008 में $5.5 बिलियन का जो हदफ था उसको क्रॉस किया था। और उसके बाद कभी पाकिस्तान ने ये दोबारा कारनामा अंजाम नहीं दिया। उसके बाद से जो हमारा एक डिक्लाइन आया है, जो जवाल आया है इसमें FDI के अंदर, अब आप देखें कि इस साल हमारी जो है वो तकरीबन 820 जो जारी ये साल है हमारा 23-24 का माली साल, $820 बिलियन के करीब है। ठीक है ना। उससे पहले हमारा 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 2.5 बिलियन, इसके दरमियान हम झूल रहे हैं। सही। तो इसको कोई क्वांटम लीप लाने के लिए आपको सरमाएदारों को या सरमायाकारों को यकीनी बनाना होगा कि जी आपका जो गैम्बल है, जो आप जुआ खेल रहे हैं, जिसको पाकिस्तान को बाज़ लोग हाई रिस्क मार्केट कहते हैं, वो गलत नहीं होगा। उसमें फिर आ जाती है रेलेवेंस एंड रोल ऑफ SIFC। ये इंश्योर इन्हीं चीज़ों को कर रहा है कि जी पॉलिसीज़ का तसलसल होगा, फौज के ज़ाहिर है कि क्योंकि फौज की आला क़यादत बैठ रही है SIFC के अंदर, तो वो इंश्योर करेंगे कि जी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी होगी। आप जो और एक 1 विंडो ऑपरेशन होगा, आपको दरबदर मारे नहीं फिरना, रेड टेपिज्म नहीं होगा जिसके लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क बदनाम है। हम नहीं, तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक कि जी रेड टेप होता है, करप्शन होती है, कभी आप एक जगह दौड़ते हैं, कभी दूसरी जगह दौड़ते हैं, ये चीज़ें नहीं होगी। तो यहाँ पर SIFC ने जो मेहनत की है, आप देखें ना 2023 जून में तो कायम किया गया SIFC को, तो और उसमें फिर लोगों ने राब्ते करने शुरू की, तब उसका आपको नजर आता है कि फल आता हुआ कि जी अब आपके यहाँ आकर सरमायाकार जो है बैरूनी वो प्रोब कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहा है और बैरूनी भी कर रहा है। मुशर्रफ साहब का मुझे याद है, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो एक बार तकरीर कर रहे थे, आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा जी जब माहौल खराब होता है तो एकदम फुट से उड़ जाते हैं कबूतरों की तरह जो है बैरूनी सरमायाकार, तो जो बुलाना होता है एक एक करके हम बुलाते हैं, और एक मरतबा एक आके कामयाब सक्सेस स्टोरी हो जाए तो फिर उनका गोल आता है। और फिर हमने देखा था कि उस दौर में ऐसे ही हुआ था। एक अच्छा पहलू है जी, मैं चाहूंगी पहले मैं नुमान आमिर साहब, इसमें एक बहुत अच्छा पहलू ये है देखने वाला इस सारे मामले में कि आप अपने 2 दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर जब से बने शहबाज शरीफ साहब वो होके आ चुके हैं सऊदी अरब से, और आना ना मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, वो नहीं आए। इस महीने के आखिर में बड़ी खबर ये है कि वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें इन प्लेस हो चुकी हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन जो है ना, उसके लिए बड़ी मेहनत करके इसको आगे ले जाने का मकसद है। एहतशाम साहब, आपसे भी आपकी तरफ भी आऊँगी, मैं अभी नुमान साहब की जानिब जाऊँगी क्योंकि वक्त का हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नुमान साहब, ये जिस तरह से अभी आमिर साहब ने भी बात की है कि हमने जिस तरह से कर्ज का रास्ता तर्क करके एक इन्वेस्टमेंट की जानिब हम बढ़े हैं, ये कितना फोस्टरिंग है। मज़ीद ममालिक देखेंगे कि माहौल यहाँ पर साजगार हो रहा है। सऊदी अरब जैसा मुल्क यहाँ पर अगर सरमायाकारी में इंटरेस्टेड है, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पर, तो दीगर ममालिक को भी ऑब्वियसली वो भी देखेंगे इस तरफ, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की जो FDI है हमारी इकॉनमी, हमारे पोटेंशियल के लिहाज से बहुत ही लो है। साल की $1.5 बिलियन की हमारी FDI आती है। इस FDI को सही पॉलिसी के जरिए, सही एग्जीक्यूशन के जरिए, एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँगा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ये भी होता रहा है कि बहुत सारे FDI के दरवाजे खुले तो सही, लेकिन उसे हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। वो चीज़ें सिर्फ माहिदों की हद तक, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क की हद तक ही महदूद होकर रह गई, और उसकी वजह ये कि हमारी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट साइड भी, हमारी एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी कम रही
है, क्योंकि हमारी काउंटर पार्टी की एग्जीक्यूशन की, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग कम है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमने कुछ डील्स को हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इससे बहुत से लोगों के दरवाजे खुलेंगे। आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ऑफ लेट जो है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया रीजनल कंट्रीज़ में अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप इसकी मिसाल इससे देखें कि पिछले दिनों ओमान, जो कि एक रकबे के लिहाज से बड़ा लेकिन आबादी के लिहाज से का छोटा मुल्क है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, अभी यूएई ने ओमान के साथ 150 बिलियन दिरहम के तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर के मुआहदे किए हैं इन्वेस्टमेंट के और जेवीज़ के। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने सिर्फ ओमान के लिए फर्स्ट फेज़ के अंदर 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की है। हालांकि ओमान जो है 5 मिलियन की आबादी का मुल्क है, पाकिस्तान एक 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि एक मरतबा जब किसी कंट्री के अंदर उसका मोमेंटम क्रिएट होता है एफडीआई का, तो ऑटोमेटिकली हर कंट्री उसके अंदर आती है, जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जो ये मोमेंटम क्रिएट हुआ है उसको हम किस तरीके से कैपिटलाइज करें। और देखें, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस को, कुछ प्रोजेक्ट्स को हमने अगले 6 महीनों के अंदर कंक्लूड करना होगा, क्योंकि इसकी एक और वजह ये भी है कि सऊदी अरेबिया की ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं। सऊदी अरेबिया की अपनी इकॉनमी के अंदर बेशुमार हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट हैं। सऊदीज़ ने अपना जो बजट दिया है अगले 5 साल का, जो अपना खुद का उनका अपने कंट्री के लिए बजट है, उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री की और कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो उसके लिए सऊदीज़ खुद जो है इंटरनेशनल मार्केट से एफडीआई, अपने कंट्री के अंदर भी एफडीआई लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 के तहत अपनी खुद की कंट्री के लिए 2030 के अंदर 100 अरब डॉलर सालाना का एफडीआई का टारगेट मुकर्रर किया है। तो देखें, सऊदी अरेबिया खुद भी मुख्तलिफ कंट्रीज से एफडीआई ले रहा है। आज की आप तारीख में देखें, जैसे आमिर साहब ने कहा कि भाई चाइना तकरीबन जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ एफडीआई के फिगर्स हैं। देखें, हमें ये अंदाजा करना होगा कि सऊदीज भी अपने मुल्क में एफडीआई लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सऊदीज तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बहुत ठोक बजा के करेंगे। सर, आपका शुक्रिया, बड़े अहम निकात की जानिब आपने हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।